हेलो बच्चों, अभी जैसे आप लोगों ने PT1 तक हम लोग व्याकरण का सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ पाए, है ना। PT1 में हम व्याकरण का एक ही पार्ट पढ़े। अब हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं वर्ण विचार ना। वर्ण विचार जैसे आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, है ना। वर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ण माने क ख ग घ, है ना, जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। तो इसमें अब देखिए, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये आप बुक सब अपने पास बुक खोल के रखिए और ध्यान से पढ़िए, देखिए ध्यान से जो मैं बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, जो स्वर के दो प्रकार होते हैं, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आप लोगों को पता है, वॉवेल्स, आ ई ई उ ए, ये सब स्वर होता है। और व्यंजन जो होता है क से लेके ह तक, जिसे इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, आपको पता है। स्वर की परिभाषा है कि स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के या स्वतंत्र रूप से किया जाता है ना। तो इसमें आप लोगों को उदाहरण भी दिया हुआ है। मात्राओं के रूप में जो स्वर हैं वो व्यंजन के साथ लगते हैं। व्यंजन का परिभाषा है कि स्वर की सहायता से बोलने वाले शब्दों को, वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो जो स्वर है वो व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में लगते हैं। मात्रा आपको पता है सबको, है ना। अब आप क्लास 5 में पहुंच गए हैं, अब आपको मात्रा के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी जो मेन है, अभी आप लोग स्वर व्यंजन तो एक दिन पढ़ते ही आए हैं। अब आपको और स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ये सब पढ़ना है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया गया है, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटे हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब जिस वर्ण को हमको बोलने में कितना समय लग रहा है, किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है और किसी में उससे ज़्यादा समय लगता है ना। तो उच्चारण में समय लगने वाले समय के आधार पर इस स्वर को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो है वो क्या है, इसके उच्चारण में हमको बहुत कम समय, ये देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 2-3 बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 4 है, 4 जैसे अ, ई, उ, री, है ना। ये सब आप देखिए, ये सब अ है, छोटी ई है, छोटा उ है और री है। इसको बोलने में हमको कम समय लगता है, अ, ई, उ, री, है ना। इसके बाद तो इसे ह्रस्व स्वर नाम दिया गया है। स्वर 11 होते हैं ना, तो इसमें जो ये 4 स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, माने हमको जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वैसे भी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। जैसे 2 चॉकलेट रखा है, एक चॉकलेट छोटा है, एक चॉकलेट बड़ा है, तो उसे हम बोलेंगे ये दीर्घ चॉकलेट है। शुद्ध हिंदी में दीर्घ, बड़ा माने दीर्घ चॉकलेट। हाँ, तो अब देखिए, जैसे आ, ई, उ, ए, ये सब बड़ी मात्रा है। आ की मात्रा बड़ी, ई बड़ा, उ, ए, ये सब आप लोग उच्चारण करेंगे तो आप लोगों को दिखिएगा, ये जो अ, ई, उ, री से इन 4-5 स्वर वर्णों को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आ, ई, उ, ए, है ना। तो ये हो गया दीर्घ स्वर, मतलब ये ह्रस्व से भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसका मतलब होता है, इनके उच्चारण में हमको ह्रस्व से 3 समय लगता है। ह्रस्व माने ये पहला वाला, ह्रस्व से 2 समय लगता है दीर्घ में, और ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है प्लुत में। जैसे ओम, यहाँ ओ के उच्चारण को 3 के अंक में दर्शाया गया है। ओम हम बोलेंगे तो ओम, है ना। इसमें हमको ह्रस्व से 3 गुना समय लगा है। अब अनुस्वार और अनुनासिक आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं, यह सब अयोग वाह है। अनुसार, अनुनासिक और आप लोग विसर्ग पढ़ रहे हैं अभी संस्कृत में पहली बार,
है ना। तो आहा है, आहा में मैंने स्वर के बाद जो 2 बिंदी प्रयुक्त होता है उसे आहा कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक जिसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने पिछले साल आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये अनुस्वार जिसमें जिन वर्णों को बोलते समय नाक से हवा निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपका यहाँ उदाहरण दिया गया है, गंगा, अंगूर, रंग, पतंग, ये सब। हाँ, विसर्ग जो अभी मैंने बताया कि आहा की मात्रा वाला, आहा का चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसे दुख, प्रातः, अतः आदि। फिर आता है अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले से होता है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। मैंने आप लोगों को पिछले साल बोल के उच्चारण करके बताया था, आप लोगों ने भी सब उच्चारण करके इसको महसूस किया था कि जब हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं तब हमारे नाक में एक तरह से वाइब्रेशन होता है, हंस, गाँव, आँख। तो इसमें हवा जो है हमारे नाक और गले से निकलती है, अनुनासिक। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, यह स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार कि आप लोग जैसे जैसे हाई क्लास में जाते जाओगे आप लोगों का व्याकरण जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पिछले बार आप सिर्फ स्वर और व्यंजन पढ़े थे, अभी आपको स्वर और व्यंजन के भेद भी पढ़ना पड़ रहा है। अब जैसे व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श शब्द का अगर हम मतलब जाने तो स्पर्श मतलब होता है छूना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम जो है हमारे आवाज़, मुँह से जो आवाज़ निकलती है, हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है, उसमें हमारा कंठ, हमारा जीभ, हमारा तालू, हमारा होठ, ये सबका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये सबसे आवाज़ जो है, वर्ण जो है, इन सब से टकराती हुई हमारे मुंह से निकलती है। अगर हमारा जीभ कट जाए या हमारा तालू कट जाए तो हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगा, हमसे आ ऐसे ही बात करेंगे हम, है ना। तो ये जो है, अब देखिए इसका स्पर्श व्यंजन में बताया गया है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कर्ण, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श द्वारा होता है। ओष्ठ बने होठ, है ना, इनके स्पर्श द्वारा होता है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारे कंठ से लेकर होठ तक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, सब पांचों जो हैं ये व्यंजनों को बोलने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे विभिन्न स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण सीधे नीचे तालिका में दी, ये आप लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, है ना। अब जैसे कंठ है, ख, ग, घ, अंगा, ये सब में हमारा ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन माने जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तालु के आंतरिक संयोग से होता है। आंतरिक संयोग माने अंदर ही अंदर ये एक दूसरे से मिलते हैं और इनके जो स्पर्श से य को आप देखिएगा, जीभ जो है तालु से टच होता है, य, र देखिए, ल बोलेंगे, ल टच होता है तालु में, व जो है होठ के टच से निकलता है, होठ में स्पर्श होता है ना। तो ये अंदर स्पर्श होते हैं, अंदर इनका संयोग होता है, आंतरिक संयोग से अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मने आप सबसे पहले तो हिंदी शब्दों का मतलब समझिए। ऊष्म मने होता है हीट, गर्मी। हम जैसे पत्थर रगड़ते हैं, 2 पत्थर रगड़ते हैं तो उसमें गर्मी निकलती है ना। अगर हम अपने रबड़ को ही अपने कपड़े में जैसे आप लोग घिसते हैं वैसे घिसेंगे तो आपको वहाँ थोड़ी देर बाद थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो ये ऊष्मा होती है, ऊष्मा माने हीट। तो ये जो है कुछ कुछ शब्द हैं जिनको बोलने में हमको घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती, घर्षण द्वारा। श बोलोगे तो देखिए इसको आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा है। श, श, स, ह।
है ना। तो ये सब में आपको थोड़ा सा घर्षण में नहीं घिसना पड़ रहा है अपनी जीभ को। श देखिए, ये बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें ताकत लग रहा है बोलने में। तो ये सब ऊष्म व्यंजन हैं जिससे ऊष्मा निकलती है। चलिए आज इतना यहीं तक, इसके बाद हम अगली क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।